रूह का बदला। 12 साल का झूला बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर बैठा झूला झूल रहा है। बिन्नी ने प्रिया से कहा, जैसे लग रहा है झूला पर कोई बैठा है, पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रिया बोली, चलो भागो यहाँ से। दोनों जल्दी से घर के अंदर आ गए और घर के दरवाजे की घंटी बजाई। माँ ने दरवाजा खोला तो दोनों बदहवास सी आकर ममता से लिपट गई। बिन्नी बोली, माँ, झूले पर तो कोई झूला झूल रहा है, चलो जल्दी देखो। दोनों बहनें माँ का हाथ पकड़कर बाहर ले आए। ममता की नजरें जैसे ही झूला पर पड़ी, वो भी सहम कर डर गई। दोनों बेटियों को तो समझा दिया कि अरे हवा तेज चल रही थी, इसलिए झूला हिल रहा है। तुम दोनों चलो और अपना अपना होमवर्क खत्म करो। रात में जब मोहित आए तो उन्होंने भी देखा कि झूला अपने आप झूल रहा था। उन्होंने सोचा शायद ममता अभी अभी बेटियों को लेकर गई होगी, इसलिए झूला हिल रहा है। अंदर जाते ही उन्होंने ममता से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तब ममता ने कहा कि वो दोनों आज जल्दी सो गई। मोहित चुपचाप कपड़े बदलकर खाने बैठ गए। तब ममता ने उनको शाम को हुई झूले वाली घटना के बारे में बताया। मोहित के हाथ से निवाला छूटते छूटते बचा और बोले, अरे मैं तो इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि झूले पर कौन झूल रहा था। मैं जब आया तब भी यही लग रहा था कि वहां कोई झूल रहा था। अचानक कमरे में बिन्नी की चिल्लाने की आवाज से दोनों खाना छोड़कर कमरे की तरफ भागे। देखा तो बिन्नी जमीन पर औंधी पड़ी थी, जबकि प्रिया बिस्तर पर आराम से सो रही थी। दोनों ने मिलकर उसे उठाया। तब वो बोली, माँ, दादी मुझे बुला रही थी। मैंने जैसे ही करवट बदली नीचे गिर पड़ी। ममता ने कहा, कोई सपना देखा होगा। अच्छा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है ना। दोनों अपने कमरे में आकर लेटे ही थे कि रसोई के नल से पानी गिरने की आवाज आने लगी। दोनों ने पानी का नल बंद किया। तब तक बाथरूम से फ्लश खींचने की आवाज से उधर की तरफ भागे। बाथरूम खाली पड़ा था। पूरी रात जागते ही बीत गई। मोहित और ममता थोड़ी चिंता में पड़ गए। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो इस घर में शिफ्ट हुए थे और ये सब क्या हो रहा है। मोहित की माँ को मरे हुए 2 ही महीना हुआ था। उन्होंने अपनी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के आने पर मोहित ने सारा मामला किसी तरह रफा दफा कर दिया था। उस घर में भी उनके मरने के बाद उनके साथ जब कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हुई, तभी उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया था। ममता तो रात भर सो नहीं पाई। वो बार बार सोचती कि किससे पूछे। सुबह सुबह सबको स्कूल और ऑफिस भेजकर ममता जैसे ही कंघी करने ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची, उसे शीशे में अचानक सी किसी औरत की एक भयानक शक्ल दिखाई पड़ी। वो चीख मार कर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। तभी अचानक लगा कि रसोई में कोई कुछ बना रहा है। वो चौंक गई कि अभी तो वो गैस बंद करके आई थी। भाग कर गई तो देखा गैस जल रही थी। उस पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। उसमें उसकी सास की मनपसंद सब्जी पक रही थी। गैस बंद करके ममता किचन के बाहर चिल्लाते हुए भागी। बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। उसने अपने पड़ोस वालों को खिड़की से आवाज दी, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। वो दरवाजे के पास जमीन पर ही बैठ गई और जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? चाहते क्या हो? तभी उसने देखा कि सेंटर टेबल पर रखी हुई डायरी के पन्ने फड़फड़ाए। वो उठी और जल्दी से डायरी देखने लगी। वो पढ़कर एकदम से लड़खड़ा गई
जिसमें टूटी फूटी भाषा में लिखा हुआ था, ममता, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ करके तुमने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मैं इतना बड़ा चोरी का इल्जाम कैसे सहन कर सकती थी? तुमने रोटी तक को तरसा दिया। भूख लगने पर डिब्बे में से एक रोटी ही तो निकाली थी। मेरा बेटा समझ रहा था कि मैंने चोरी की है। मैं अपनी पेंशन का पैसा भी तुम्हारे हवाले कर देती थी। यह तक कि मेरी बेटी आती थी, उसको भी देने के लिए मुझे पैसे नहीं देती थी। अब जीवन से आजाद हो गई हूँ। जो मर्जी हो वो मैं कर सकती हूँ। ममता के हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। वो मोहित को भी तो कुछ नहीं बता सकती थी। उसने अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ बताया। माँ ने कहा, ममता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपनी सास पर इतनी सख्ती मत बरतो। चलो, मैं कुछ सोचती हूँ। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि मोहित से कहकर कुछ पूजा पाठ करवाने के लिए। ममता बोली, करवा तो लिया था माँ। तब उसने सोचा, मैंने जो कुछ किया है उसका हल भी मुझे ही ढूंढना होगा। पहले तो उसने डायरी उठाई और उसके पन्ने पर लिखना शुरू कर दिया। माँ जी, आप मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आपकी पेंशन के सारे पैसे मैं आपकी बेटी को दे दूंगी। आज से खाना बनाने के बाद आपकी थाली निकाल कर किसी गरीब को खिला दूंगी। आपके बेटे के सामने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर वो रोने लगी। टेबल पर ही वो सिर रखकर सो गई। आंख खुली तो डायरी पर नजर पड़ी तो उसने देखा सब लिखा हुआ गायब हो गया था। उसने अपनी सास को नमन करते हुए कहा, माँ, मैंने जो कुछ कहा है सब करूंगी। उस दिन ममता ने मोहित के आने पर उसको डायरी में लिखी हर बात बताई और जो कुछ दिन भर में घटित हुआ था सब कुछ बताया। मोहित ने ममता को धिक्कारते हुए कहा, ममता, तुमने मेरी माँ को इस तरह तड़पाया था तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो जीवित होती तो माफी मांग लेता। ममता, तुमने बहुत गलत किया। अब खुद भी भोगो और तुम्हारे साथ साथ हम भी भोगेंगे। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। ममता उसके पीछे पीछे दौड़ी और बोली, मोहित, दीदी को माझी की पेंशन की सारे पैसे भिजवा दो। मोहित ने कहा, क्या कहूंगा दीदी को? ममता बोली, कह देना कि माँ ने तुम्हारे लिए रखवाए थे। मोहित ने तुरंत चेक काटकर ममता को दे दिया और कहा, कल दीदी के अकाउंट में जमा कर देना। उस रात सब कुछ ठीक रहा। सुबह जब उसने खाना बनाया तो पहले माझी की थाली में निकालकर रख दिया। मन ही मन उनसे क्षमा मांगती जाती। दोपहर में जाकर दीदी के अकाउंट में पैसे डाल दी। उस दिन के बाद घर में शांति हो गई। ममता ने चैन की सांस ली। बात उस समय की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे गांव में 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था। उसके बाद सबको पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। मेरा एडमिशन भी शहर के स्कूल में हो गया। हमारे गांव से बस स्टॉप तक जाने का रास्ता काफी सुनसान था। उस रास्ते में थोड़ी दूर पर ही एक कब्रिस्तान भी था, इसलिए हम 3-4 लड़के साथ में ही बस पकड़ने जाते थे। मैं अक्सर लेट हो जाता तो अकेले ही जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब अकेले जा रहा था तो पीछे से आवाज आई, एक बीड़ी दे दो ना। और खास बात यह थी कि मैं बीड़ी पीता था लेकिन किसी को पता नहीं था। अक्सर मैं उस रास्ते से जब अकेला जा रहा होता था तो बीड़ी जला लेता। तभी मैंने पीछे घूमकर देखा तो धोती कुर्ता पहने एक आदमी था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मैंने देखा, फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं बीड़ी दे तो दूंगा लेकिन आप किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको बीड़ी दी है, क्योंकि दादाजी को पता चलेगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे।
वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब वह मेरे साथ साथ चलने लगा और बोला, मैं इसी गांव में रहता हूँ। रास्ते भर वह मुझसे बात करते हुए आया। जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे तब तक वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। उसने रास्ते भर मुझसे काफी सारी बातें की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह कौन है। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए फिर लेट हो गया था और जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैंने पीछे उसके आने की आहट सुनी। वह फिर आया और बोला, बीड़ी दे दो ना। मैं तो इस उम्मीद में था कि वह फिर आएगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला। मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट होता था और रास्ते में वह मुझसे बीड़ी मांगता था। मैं खुद भी बीड़ी सुलगा लेता और उसे भी बीड़ी दे देता। अब मुझे बस पकड़ने के लिए देर हो रही होती तो कोई चिंता नहीं रहती। वह मेरे साथ साथ बस स्टॉप तक जाता। मैं जब बस में चढ़ जाता तब तक वह गायब हो जाता, लेकिन जिस दिन मेरे दोस्त साथ होते वह दिखाई नहीं पड़ता। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे कोई शक नहीं था। मैं सोचता था कि वो कोई गांव का ही व्यक्ति है। मुझे कुछ दिनों से बुखार हो गया था। मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। मैं अक्सर अपना कमरा अंदर से बंद कर देता क्योंकि कई बार मेरा छोटा भाई मेरी सारी कॉपी किताब बिखरा देता था और मेरी कलम पेंसिल वगैरह उठा ले जाता था। उस दिन बुखार थोड़ा कम था। मैंने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे सब खोल दिए। रात का समय था, करीब 1 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शायद बुखार की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। तभी मैंने देखा ठीक खिड़की के बाहर जो आम का पेड़ लगा था उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। मैंने सोचा इतनी रात को कौन बैठा है। फिर मुझे लगा शायद कोई आम चुराने आया होगा और मुझे देखकर छुपने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया होगा। मैं कुछ नहीं बोला और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तेज हवा चलने लगी और अचानक खिड़की के पल्ले खड़खड़ाने लगे। तभी मैंने देखा कि वही धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति जो मुझसे बीड़ी मांगता था मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कह रहा था, बीड़ी दे दो ना। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, तुम 3-4 दिन से नहीं आए थे ना, मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया क्या, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। मेरी तो डर के मारे हालत खराब थी। मैंने कहा, आज तो मेरे पास बीड़ी भी नहीं है, आज आप चले जाइए। वह कुछ बोला नहीं और कुछ ही देर में हवा में तैरता हुआ उस खिड़की से बाहर चला गया। उस समय एक तो बुखार की कमजोरी थी और दूसरा इतना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला सत्य देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मैं उठा तो देखा माँ मेरे माथे पर गीली पट्टी रख रही थी क्योंकि बुखार ज्यादा था। मैंने जब दादाजी को ये बात बताई तो दादाजी ने कहा, तुमने आज तक ये बात क्यों छुपा रखी थी? वह कोई गांव का आदमी नहीं है। वह तो हमेशा किसी को अकेले देखता है तो उसके पीछे पीछे बीड़ी मांगने के लिए जाता है। ऐसा बहुत बार लोगों ने देखा है, लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी मैंने दादाजी को बताया कि रात में वह मेरे कमरे में भी आया था। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस रात में अपनी खिड़की बंद करके सोया करो। उसके 2-3 दिन बाद मेरा बुखार धीरे धीरे उतर गया। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन मैंने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसके बाद मुझे वह कभी दिखाई नहीं पड़ा। शायद दादाजी ने कुछ उपाय करवाया था। आज भी उस दृश्य को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वह कौन था।